हेलो फ्यूचर टीचर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग का यूनिट सेकंड, जिसमें हम असेसमेंट टूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। ये है यूनिट 2 का पार्ट 1, जिसमें पहला टॉपिक है हमारा असेसमेंट टूल्स एंड टेस्ट। Assessment tools are an important part of judging the capability, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। असेसमेंट टूल्स क्यों यूज़ होता है, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कैपेबिलिटी जज करने का और प्रोग्रेस जज करने का। किसका? स्टूडेंट्स का कैपेबिलिटी एंड प्रोग्रेस डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को जज करने का जज करने के लिए क्या यूज़ होता है? असेसमेंट टूल्स यूज़ होता है। Assessment tools help teachers to judge how much a student knows at the beginning of the school year, सेमेस्टर और सब्जेक्ट। ये टीचर्स को भी हेल्प करता है जज करने में कि बच्चा कितना जानता है। स्कूल ईयर जब स्टार्ट होता है उसके बिगनिंग में, और या फिर कोई सेमेस्टर या कोई सब्जेक्ट वो स्टार्ट होता है, तो उसके बिगनिंग में ही वो कितना जानता है, उसके लिए असेसमेंट टूल्स का यूज़ होता है। इसे हम कैसे, जैसे कि नॉर्मल इनफॉर्मल वे में कि हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं बच्चों से कि उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में वो कितना जानता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जो असेसमेंट टूल्स होता है इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट टूल्स। दो टाइप के होते हैं, एक क्वांटिटेटिव, एक क्वालिटेटिव टूल्स। क्वांटिटेटिव में क्या क्या आता है? टेस्ट, सर्वे, क्वेश्चनेयर, चेकलिस्ट। और क्वालिटेटिव में क्या आता है? ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंटेशन, फोकस ग्रुप, फोटोग्राफी, रिकॉर्डिंग, ईमेल। ये सारे क्वालिटेटिव टूल्स हैं। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड स्टेटमेंट टूल्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कैरेक्टरिस्टिक गुड असेसमेंट टूल्स का। फर्स्ट कैरेक्टर है रिलायबिलिटी, सेम रिजल्ट ऑफ डिफरेंट कंडीशन। रिलायबिलिटी, कोई भी टेस्ट रिलायबल कब होगा? जब उसके बहुत सारे टेस्ट लिए जा रहे हैं और सब में रिजल्ट अप्रॉक्स सेम निकलता है, तो वो टेस्ट रिलायबल माना जाता है। नेक्स्ट है वैलिडिटी। वैलिडिटी कैसे चेक होता है? वैलिड असेसमेंट प्रोसीजर इज वन विच एक्चुअली टेस्ट व्हाट इट सेट्स आउट टू टेस्ट। मतलब वैलिडिटी टेस्ट की कैसे पता चलती है कि वो एक्चुअली में वही चीज़ को टेस्ट कर रहा है जिस चीज़ के लिए उसको बनाया गया है। ऐसा नहीं कि आप मैथ का टेस्ट ले रहे हो तो आप साइंस का क्वेश्चन घुसा दो उसमें, ऐसा नहीं। तो वैसे टेस्ट की वैलिडिटी पता चलती है कि एक्चुअल जिस आउटकम के लिए उसको प्रिपेयर किया गया है वो आउटकम उसे प्रोवाइड करे। प्रैक्टिकेबिलिटी मीन्स यूजेबिलिटी pertain to the action of the assessment method is relevance to the overall learning goals in course। मतलब ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपने गोल्स से वो भटक रहा है। मेन जो गोल्स होता है उससे रेलिवेंस होना चाहिए। फेयरनेस, to be fair to all students, an assessment should give all students an equal chance to show what they know and can do। equal chance मतलब फेयरनेस होना चाहिए कोई भी टेस्ट, जैसे कि स्टूडेंट के लिए सबको एक बराबर चांस मिलना चाहिए कि वो क्या जानते हैं, क्या कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में पता करने के लिए। यूजफुलनेस टू स्टूडेंट, फैसिलिटेट लर्निंग और फीडबैक। यूज़फुल कैसे होता है? जब आप कुछ उसको लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो तो उसका फीडबैक भी आप ले रहे हो कि हाँ बच्चे ने कितना सीखा, तभी वो यूज़फुल होता है स्टूडेंट के लिए। नेक्स्ट वन इज डिस्क्रिमिनेशन पावर। व्हेन अ टेस्ट इज एबल टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग डिफरेंट लेवल ऑफ एट्रीब्यूट और एबिलिटी, इट इज सेड टू हैव डिस्क्रिमिनेट पावर। डिफरेंट लेवल ऑफ एट्रीब्यूट, एबिलिटी, ये सारी चीज़ों के लिए डिस्क्रिमिनेट पावर यूज़ होता है। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, अ यूजफुल वे ऑफ इवेल्युएटिंग टेस्ट रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बहुत टाइप के होते हैं। स्कूल टेस्ट होते हैं, स्टेट लेवल पे टेस्ट होते हैं, नेशनल लेवल पे टेस्ट होते हैं, ये सारे स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट है। तो ये था हमारा गुड असेसमेंट टूल्स का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है। अब नेक्स्ट हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिलायबिलिटी। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है, हर साल पूछता है, ऑप्शंस में पूछता है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मान लीजिए इसको, रिलायबिलिटी। चलिए पढ़ते हैं रिलायबिलिटी होता क्या है। रिलायबिलिटी इज अ डिग्री टू विच एन असेसमेंट टूल प्रोड्यूसेस स्टेबल एंड कंसिस्टेंट रिजल्ट और स्कोर्स ओवर रिपीटेड मेजरमेंट। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो रिलायबिलिटी है वो कितना रिलायबल है, वो कैसे पता चलता है? जब दो टेस्ट हो रहे हैं, मान लीजिए टेस्ट 1, ठीक है,
और टेस्ट 2 हो रहे हैं, 2 टेस्ट हो रहे हैं और दोनों का जो रिजल्ट होता है वो अप्रॉक्स सेम आता है, तभी वो टेस्ट होता है रिलायबल। ठीक है, इट विल गिव सेम रिजल्ट each time it is used in same setting with the same type of subject। 2 सब्जेक्ट है, दोनों टेस्ट में सब्जेक्ट सेम होना चाहिए और स्टूडेंट भी सेम होने चाहिए, बट टाइम डिफरेंट होना चाहिए। जैसे ये आप अभी ले रहे हो, इसको 1 हफ्ते बाद ले लो, ठीक है। फिर वहाँ पे आप पता करोगे कि क्या रिजल्ट बच्चे दे रहे हैं, सेम दे रहे हैं तो वो टेस्ट रिलायबल है। द वैल्यू फॉर रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट रेंज फ्रॉम 0 to 1। जो रिलायबिलिटी का कोएफिशिएंट वैल्यू है, रेंज है, वो 0 से 1 होता है, लेकिन कोई भी रिलायबिलिटी परफेक्ट रिलायबिलिटी नहीं होता है। इट्स नेवर रीच 1 तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाता। तो इसलिए माना जाता है जनरली कि अगर 0.80 से वो अबव है तो वेरी गुड, एंड बिलो है 0.50 से तो नॉट वेरी गुड रिलायबल, ये मान के चला जाता है। तो ये था रिलायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। अब यहाँ पे किसी राइटर के थ्रू भी मतलब हम लोग देख लेते हैं क्या होता है। अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड, ब्रीफली रिलायबिलिटी इज द प्रोपोर्शन ऑफ द ट्रू वेरिएंस इन ऑब्टेन टेस्ट स्कोर। जो ट्रू वेरिएंस है, वेरिएंस मतलब क्या, वेरिएबल, कोई चीज़ बदलती रहती है। वेरिएंस मतलब अलग अलग वेरिएंस में, अलग अलग टेस्ट में अगर प्रोडक्शन ट्रू है, ठीक है, जो उसका स्कोर है, उस टेस्ट का जो स्कोर है वो ट्रू वेरिएंस पता चल रहा है, उसका प्रोपोर्शन पता चल रहा है, तो वो रिलायबिलिटी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिलायबिलिटी, कैरेक्टरिस्टिक में देखिए पहला तो यही कि कंसिस्टेंट होना चाहिए। मेजर ऑफ वेरिएबल एरर, अगर इधर उधर वेरी कर रहा है तो उसको एरर पता चलना चाहिए। टेस्ट का लेंथ और स्टेबिलिटी चेक करना चाहिए। सेल्फ करेक्शन होना चाहिए, सेल्फ कोरिलेशन होना चाहिए, दोनों टेस्ट में कोरिलेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है स्कोर रिप्रोडक्शन होना चाहिए। मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, एक्यूरेसी होनी चाहिए, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी। रिलायबिलिटी तो मतलब ठीक है, एक नेसेसरी चीज़ है, लेकिन एकदम परफेक्ट नहीं है वैलिडिटी के लिए, सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं मेथड। ये मेथड भी अक्सर करके लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लेता है। यहाँ पे डिटरमाइनिंग रिलायबिलिटी ऑफ असेसमेंट टूल्स और मेथड ऑफ रिलायबिलिटी टेस्ट, 3-4 मेथड्स दिए गए हैं। कई बार ऐसे पूछ लेता है कि कोई एनी 2 मेथड ऑफ रिलायबिलिटी बताने को पूछ लेता है, तो आप 4 मैंने मेथड बताएं, उसमें से कोई आप 2 लिख के आना। पहला मेथड है टेस्ट रिलायबिलिटी। In this method, one respondent complete the skill at 2 different points in time। यहाँ पे क्या होता है कि एक जो रिस्पोंडेंट है वो 2 जो स्केल है, स्केल मान लीजिए टेस्ट है, एक प्रॉपर स्केल, एक कंडीशन में एक टेस्ट रखा गया है, 2 डिफरेंट पॉइंट इन टाइम, बस टाइम अलग अलग दिया गया है। द रिलायबिलिटी ऑफ द स्केल कैन देन बी एस्टिमेटेड बाय कोरिलेशन बिटवीन 2 स्कोर। फिर वो जो दोनों स्कोर है इसका रिलेशन पता करते हैं। द पार्टिसिपेंट आर फंडामेंटली सेम ड्यूरिंग द टेस्ट। जो पार्टिसिपेंट है वो सेम होने चाहिए। वही चीज़ें टेस्ट और रीटेस्ट का मतलब कि एक बार टेस्ट लिया फिर दोबारा से टेस्ट लिया, दोनों के मार्क्स को कोरिलेशन पता करते हैं, अगर सेम है तो वो रिलायबल है, ये मेथड है। लेकिन उसमें वो पार्टिसिपेंट जो होता है, मतलब जो टेस्ट देता है, वो सेम होना चाहिए और सब्जेक्ट भी सेम होना चाहिए, कंटेंट भी सेम होना चाहिए। सेकंड है अल्टरनेट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। यहाँ पे क्या होता है, इट इज़ अ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी ऑब्टेन्ड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ एन असेसमेंट टूल्स टू द सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे टेस्ट का पेपर सेट ही पूरा चेंज हो जाता है। 2 टाइप के टेस्ट होते हैं, लेकिन जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो सेम होते हैं। उसमें 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर देते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, सेट ए सेट बी करके। फिर वहाँ पे जो रिलेशन है, द स्कोर ऑफ 2 वर्जन कैन देन को रिलेटेड इन ऑर्डर टू इवेलुएट द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट की क्या कंसिस्टेंसी अक्रॉस अल्टरनेटिव वर्जन। अल्टरनेटिव वर्जन में भी क्या कंसिस्टेंसी है वो पता किया जाता है, अगर वो सेम है तो रिलायबल है। अब नेक्स्ट थर्ड मेथड है इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इट इज़ मेजर ऑफ रिलायबिलिटी यूज टू एक्सेस द डिग्री टू विच डिफरेंट जज और रेटर्स एग्री इन देयर असेसमेंट डिसीजन। यहाँ क्या है कि टेस्ट तो आप एक ही दे रहे हो, टेस्ट एक ही है, ठीक है, लेकिन जो उसको जज कर रहा है वो 2 पर्सन है, डिफरेंट जज 1 जज 2, तो वो डिफरेंट पर्सन है। अब वो दोनों चेक कर रहे हैं कि सेम रिजल्ट आ रहा है दोनों का, तब ये टेस्ट रिलायबल माना जाएगा। नेक्स्ट है internal consistency reliability. It is measure of reliability used to evaluate the degree to which different test items that prove the same construct produce similar result.
डिफरेंट टेस्ट है लेकिन सिमिलर रिजल्ट दे रहा है, इसको क्या कहते हैं, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबल। यहाँ पे 3 मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी, कुंडल रिचर्डसन फार्मूला एंड क्रॉन बैच अल्फ़ा। ये 3 मेथड है, इसके अंदर सब मेथड है, इसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने 4 मेथड आप लोग को बताया रिलायबिलिटी के, जिसमें से ज़्यादातर इन्हीं 2 मेथड करके पूछ लेता है। तो आप अगर ऐसे या तो सिर्फ मेथड पूछे तो आप चारों लिख के आना, अगर कोई 2 पूछे तो इसमें से 2 कोई भी अच्छा आप बता देना। अब नेक्स्ट है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द रिलायबिलिटी टेस्ट स्कोर। कौन कौन से फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं टेस्ट के स्कोर को? तो इंट्रिंसिक फैक्टर है, एक्सट्रिंसिक फैक्टर मतलब जो बाहरी आउटर फैक्टर है, और इंट्रिंसिक जो इनर फैक्टर है। तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर हम लोग देखते हैं क्या क्या है, हेट्रोजेनिटी ऑफ ग्रुप, मतलब कि होमोजेनियस ग्रुप होता है और हेट्रोजेनियस ग्रुप होता है। तो होमोजेनियस मतलब सेम टाइप के लोग हैं, और हेट्रोजेनियस मतलब डिफरेंट टाइप के लोगों का ग्रुप है। तो ये बहुत इन्फ्लुएंस करता है, मतलब ये फैक्टर बहुत इन्फ्लुएंस करता है टेस्ट के स्कोर में, मतलब डिफरेंट लोग हैं तो डिफरेंट स्कोर आ सकता है। टेस्ट वाइजनेस ऑफ द स्टूडेंट, टेस्ट वाइज है बहुत स्टूडेंट के लिए। गेसिंग एंड चांस एरर, गेस करना, एरर उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन, जैसे कि लाइट का हो गया, रूम में लाइट नहीं है, टेम्परेचर कैसा है, ये सारा बहुत इन्फ्लुएंस करता है। मोमेंट्री फ्लक्चुएशन, उस मोमेंट पे स्टूडेंट की क्या स्थिति है, स्टूडेंट की क्या कंडीशन है, वो भी बहुत अफेक्ट करता है रिलायबिलिटी पता करने में। इंट्रिंसिक देखते हैं, लेंथ ऑफ द टेस्ट, टेस्ट का लेंथ कितना बड़ा है। कंटेंट ऑफ द टेस्ट, डिफिकल्टी, वैल्यू ऑफ द आइटम्स, आइटम डिफिकल्टी, क्वालिटी, आइटम डिफिकल्टी हो गया, क्वालिटी ऑफ टेस्ट आइटम हो गया, डिस्क्रिमिनेटिव वैल्यू हो गया, स्कोर रिलायबिलिटी, स्प्रेड ऑफ स्कोर अकॉर्डिंग टू रिसर्चर, टाइम लिमिट ऑफ टेस्ट, चीटिंग अपॉर्चुनिटी गिवन टू स्टूडेंट। ये सारे फैक्टर्स है वो बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं रिलायबिलिटी को। अब नेक्स्ट है सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलिडिटी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ऑप्शन में ज़रूर पूछता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये दोनों रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। टेस्ट वैलिडिटी रिफर टू द डिग्री विथ विच द इन्फ्रेंस बेस्ड ऑन टेस्ट स्कोर्स आर मीनिंगफुल, यूजफुल एंड अप्रोप्रिएट। जो वैलिडिटी कैसे भी, किसी भी टेस्ट की वैलिडिटी कैसे पता चलती है कि वो टेस्ट कितना मीनिंगफुल है, मतलब वो कितना वैलिड है, कितना यूज़फुल है किसी चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए टेस्ट हो रहा है वो कितना यूज़फुल है, कितना अप्रोप्रिएट है, उससे रिलेटेड है कि मतलब ऐसा नहीं कि कंटेंट कुछ और है, कितना रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें पता चलती हैं। इट रिफर्स टू द हाउ वेल अ टेस्ट मेजर व्हाट इट इज़ परपोर्टेड टू द मेजर। जो भी उसका मेज़र है क्या उसको वो उसके पर्पज़ के लिए वो हो रहा है। तो ये बहुत मतलब टेस्ट का जो मेजर है वो कितना उससे परपोर्टेड है ये पता चलता है। एनी असेसमेंट नो मैटर हाउ वेल डिज़ाइन इट इज़ वैलिड फॉर सम पर्पज़ एंड इनवैलिड फॉर अदर्स। फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितना वो अच्छा डिज़ाइन किया गया है टेस्ट, अगर वो वैलिड नहीं है तो वो बिल्कुल यूज़लेस है। तो जिस पर्पज़ के लिए टेस्ट को बनाया गया है वो उसके लिए प्रॉपर वैलिड होना चाहिए और अदर्स के लिए नहीं होना चाहिए, तभी वो अच्छा माना जाएगा। नो मैटर हाउ वेल डिज़ाइन, ये मैटर नहीं करता कि कितना अच्छा डिज़ाइन किया गया है, उसका मतलब मीनिंगफुल होना चाहिए वो। अकॉर्डिंग टू इज़ियो एंड ओकोये, validity is described as the extent to which a test or other measuring instrument fulfill the purpose what it is used by a study of the relationship between test score and other variable। सेम यही चीज़ ये भी कह रहे हैं कि पर्पस उसका जो होता है फुलफिल द पर्पस को फुलफिल करना चाहिए, और उसका जो स्कोर्स और वेरिएबल्स उन दोनों में रिलेशन पता करता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैलिडिटी, जनरल क्वेश्चन होता है, मैटर ऑफ डिग्री, रिलेटिव टर्म, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ टेस्ट रिजल्ट, यूनिटरी कॉन्सेप्ट, गिव्स मीनिंग टू द टेस्ट स्कोर, ओवरऑल इवैल्यूएट, जजमेंट, इंश्योर रिलायबिलिटी। ये सारी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं, आप इतना भी लिख दोगे तो काफ़ी है। अब मेन ये जो क्वेश्चन है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी में जो डिफरेंस है वो पूछता है अक्सर करके, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो बेसिक इसका जो डिफरेंस है इस बेसिस पे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है रिलायबिलिटी और वैलिडिटी। मीनिंग, प्रोड्यूस कंसिस्टेंसी रिजल्ट व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट, डिफरेंट मेजरमेंट में सेम अगर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है तो वो रिलायबल है।
implies the extent to which the researcher instrument measures what is it intended to measure. सेम जो मैंने बताया वैलिडिटी की जिस पर्पज़ के लिए बना है उसको वो मतलब कि उससे मिलता जुलता होना चाहिए, उसी पर्पज़ के इंटेंशन से उसको बना होना चाहिए. मेजरमेंट, रिप्रोडक्टिविटी ऑफ द रिजल्ट व्हेन रिपीटेड मेजरमेंट आर डन. रिप्रोडक्टिविटी बताता है रिजल्ट का जब रिपीटेड मेजरमेंट होता है. एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टू मेजर व्हाट इज सपोर्टेड टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए सपोर्ट मतलब किस चीज़ के लिए उसको बनाया गया, सेम वही चीज़ है, एबिलिटी पता चलता है उसका. गिव्स प्रोड्यूस प्रोसीजर गिव सेम रिजल्ट ऑन रिपीटेड ट्रायल्स. करेक्ट एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट टेस्ट इन अ नीडेड सिचुएशन, नीडेड सिचुएशन में एप्लीकेबल होना चाहिए टेस्ट, तभी वैलिड कहलाएगा. इंस्ट्रूमेंट, रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नीड नॉट बी वैलिड इंस्ट्रूमेंट, मतलब कि एक जो रिलायबल इंस्ट्रूमेंट होता है ज़रूरी नहीं है कि वो वैलिड भी हो, लेकिन जो वैलिड इंस्ट्रूमेंट होता है वो ऑलवेज रिलायबल होता है. फोकस, कंसिस्टेंट रिजल्ट देता है और ये आउटकम पे फोकस करता है. एनालाइज, इसका इजी एनालाइज होता है, फास्ट भी होता है. इसका मोर एनालाइजिंग, बहुत सारे स्टेप में आपको एनालाइज करना होता है बट हार्डर टू अचीव भी होता है. रिजल्ट, इफ रिजल्ट कैन नॉट बी रिप्लिकेटेड द टेस्ट इज लिटिल यूज. यहाँ पे लिटिल यूज हम कर सकते हैं अगर रिलायबल नहीं भी है तो, लेकिन अगर वैलिडिटी नहीं, रिजल्ट वैलिड नहीं है तो उसका नो यूज़ नहीं होता है. तो ये था डिफरेंस बिटवीन रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टॉपिक. आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो. अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. तो यूनिट 1 का हमारा कंप्लीट हो गया सारा टॉपिक, सेकंड का भी हाफ पोर्शन कंप्लीट हो गया है. कुछ 2-4 टॉपिक और बचे हैं जिसे मैं जल्दी ही करा देती हूँ. उसके बाद 2 यूनिट और बचता है. थर्ड यूनिट में भी आपका एनआरटी सीआरटी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर करा दूंगी. एंड 4 यूनिट में आपका वो मीन्स मीडियन ये सब कोरिलेशन ये सारे न्यूमेरिकल्स है. तो आई विल ट्राई कि मैं उससे जल्दी ख़त्म करा दूँ. आपको 25 को एग्ज़ाम देना है MGKVP वालों को, तो आई होप कि उससे पहले मैं उसे ख़त्म करा दूँ. तो थैंक यू सो मच गाइस, कीप वॉचिंग.